हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। कल हमने अध्याय 2 यानी 2 शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको राज्यपाल के बारे में कार्यपालिका शुरू की थी, जिसमें हमने पहला पिलर राज्यपाल के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, राज्यपाल के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि राज्यपाल की शक्तियाँ एक अलग से सेपरेट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे राज्यपाल की शक्तियाँ। जैसे राष्ट्रपति पढ़ाया था मैंने आपको, राष्ट्रपति की शक्तियाँ मैंने आपको अलग से पढ़ाई थी, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे पूछ लेता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ निम्न में से कौन सी हैं। ठीक है, वित्तीय शक्तियाँ कौन सी हैं, न्यायिक शक्तियाँ कौन सी हैं। तो आपको शक्तियों के बारे में अलग से पता होना चाहिए। जो आर्टिकल्स थे वो हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद इस वाले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, क्या कंप्लीट करेंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ। ठीक, पहले हमने शुरू किया, मैंने आपको बताया हमने भाग 6 शुरू किया है, भाग 6। ठीक है, कहाँ से, पहले मैंने आपको बताया था इसके 6 पार्ट हैं, जो मैंने कल आपको फ्लो चार्ट बनवाया था, वो इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर से बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने शुरू करा था अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 जिसमें किसका वर्णन है, कार्यपालिका। कार्यपालिका, ठीक है, कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 153 से 167, आर्टिकल 153 से 167 तक क्या दिया गया है, कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है। किसकी कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ध्यान रखना है, संघ की कार्यपालिका के बारे में मैंने आपको भाग 5 में पढ़ाया था। भाग 6 राज्य से संबंधित है, इसीलिए इसे राज्यों का संविधान कहा जाता है। किसे, भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्य के बारे में सारे अधिनियम सारे आर्टिकल जितने भी हैं वो राज्यों से संबंधित हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ। फिर उसके बाद कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राज्य की कार्यपालिका की बात करें। जहां भी मैं यहाँ पे कार्यपालिका वर्ड यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ राज्य की बात हो रही है। भाग 5 में संघ की बात थी, इसमें राज्यों की बात है। ठीक है, राज्यपाल कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, पहले हैं राज्यपाल, देन आते हैं मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद। फिर उसके बाद आते हैं महाअधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। जैसे हमने केंद्र में क्या पढ़ा था, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल पढ़ा था हमने, ऐसे ही राज्य में आएंगे एडवोकेट जनरल। समझ में आया। तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, जिनको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। ये 4 लोग। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था किसको, राज्यपाल को। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जितने आर्टिकल थे मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिए। राज्यपाल के बारे में आर्टिकल 153 से लेके 162 तक दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 153 से 162 तक किसके बारे में प्रावधान करता है, राज्यपाल के। 160 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज राज्यपाल की शक्तियां और आर्टिकल 161 और 162 ये कंप्लीट करेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां, पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियां। यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। अब एक एक करके इसको समझना शुरू करेंगे। पहले आती है कार्यपालिका, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियां। सबसे पहले आ गई कार्यपालिका शक्तियां, मैंने बताया था आपको आर्टिकल 154 में। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य के जितने भी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, यानी राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। तो संवैधानिक प्रधान होगा किसमें कहा गया, आर्टिकल 154 में। इससे संबंधित है उनकी कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सीएम की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, सीएम की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्री परिषद की नियुक्ति आएगी। ठीक है, और विभिन्न अधिकारी जैसे महाधिवक्ता, ठीक, एडवोकेट जनरल, या जैसे यूपीएससी होता है केंद्र में, ऐसे स्टेट पीसीएस होते हैं, उन सब के अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, और ये उनकी कार्यपालिका शक्तियों में आता है।
ठीक है। कार्यपालिका शक्तियों से मेनली आप समझेंगे कि जहाँ नियुक्ति के संबंध में बात हो रही है वो उनकी कार्यपालिका शक्ति है। इसके बाद आती है विधायी शक्तियाँ। विधायी से आप समझ गए होंगे, ठीक है, विधि बनाने की शक्ति। विधि बनाने की शक्ति, विधि बनाने की शक्ति से मतलब कोई भी विधेयक कब कानून बनेगा, जब राज्यपाल, राज्य से संबंधित कोई भी विधेयक कब कानून बनेगा, जब राज्यपाल उस पर अंतिम हस्ताक्षर कर देंगे। तो ये क्या है, उनकी विधायी शक्ति है। जैसे संसद का सत्र अवसान और सत्र आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य विधानसभा या विधान मंडल का सत्र अवसान या सत्र आहूत या विघटन कौन करता है, राज्यपाल। ये उनकी क्या है, विधायी शक्तियाँ। जब जैसे संसद अगर अस्तित्व में नहीं है, यानी काम नहीं कर रही है, लोकसभा विघटित है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। इसी राष्ट्रपति का अध्यादेश लाना क्या है, उनकी विधायी शक्ति है। इसी प्रकार राज्यपाल भी अध्यादेश ला सकते हैं जब विधानसभा कार्य नहीं कर रही है, तो ये क्या है, उनकी विधायी शक्ति है। तो समझ में आया, सत्र का संचालन करना यानी सत्रावसान, सत्र आहूत, सत्र आहूत करना, ठीक है। विघटन करना, किसका, विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा का विघटन, ठीक है, या अध्यादेश। ये क्या है, ये क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब है विधि बनाने से संबंधित, ठीक है। इसमें वो भी आ जाएगी कि अंतिम हस्ताक्षर के लिए किसके पास भेजा जाता है, राज्यपाल के लिए, तो वो क्या है, उनकी विधायी शक्ति। इसके बाद आती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय का मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है, पैसे से संबंधित। राज्यपाल आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं, ठीक है, ये उनकी वित्तीय शक्ति है। पंचायतों के प्रोग्रेस के लिए वो प्रत्येक 5 वर्ष में, जैसे राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं, ऐसे ही राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये क्या है, उनकी वित्तीय शक्ति है। यानी जो विधि से पैसे से संबंधित शक्ति होगी, वित्त से संबंधित शक्ति होगी, उनकी वित्तीय शक्ति है। धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, तो ये इनकी वित्तीय शक्ति है। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति, जैसे हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति पढ़ी थी, न्यायिक शक्ति में क्या आएगा, सबसे पहले समाधान करने की शक्ति, ठीक है। समाधान करने की शक्ति किसमें आती है, उनकी आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी न्यायिक शक्ति है। फिर उसके बाद आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है और किसी तत्कालीन महत्व के विषय पर विधि बनाना महत्वपूर्ण है, तो राज्यपाल उस विधि के लिए अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, वो अध्यादेश केवल राज्य सूची के विषय पर या संवर्ती सूची के विषय पर लाया जाएगा, संघ सूची पर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि संघ सूची किसका विषय है, संसद का। तो इसीलिए राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश ला सकते हैं जिस पर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश एक टेम्परेरी कानून होता है जो विधि का बल रखता है, ठीक है। कितने महीने के लिए आता है, 6 महीने के लिए। अगर विधानसभा विघटित है, ठीक है, तो 6 महीने तक रहेगा। जब वो गठित हो जाएगी तो उसके गठित होने के 1 माह के भीतर इसे, यानी 6 हफ्ते के भीतर इसको पारित कराना आवश्यक है, नहीं तो ये समाप्त हो जाएगा। राज्यपाल कभी भी इसको वापस भी ले सकते हैं। ये होता है अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश क्या होगा, एक टेम्परेरी कानून है, जब राज्यसभा विधानसभा विघटित होगी तब ये लाया जाता है। समझ में आया, अध्यादेश। फिर इसके बाद आता है आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स। आपातकालीन शक्तियां हमने राष्ट्रपति की पढ़ी थी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, राज्यपाल के पास नहीं होती। फिर मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ध्यान से समझना। आपको मैंने बताया था आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के तहत। पहले आर्टिकल 352 क्या बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 बात करता है राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। तो आपको ध्यान रखना है, ये तीनों शक्तियाँ किसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास होती हैं, केवल राज्यपाल के पास नहीं होती। फिर यहाँ पर उसकी आपातकालीन शक्तियाँ मैंने क्यों लिखा है, आप ध्यान से समझिए। जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो जो विधानसभा है उस राज्य की वो विघटित हो जाती है।
तो जितनी भी पावर है वो किसके पास आ जाती है, राज्यपाल के पास आ जाती है। और राज्यपाल सीधा केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करता है। जैसे राष्ट्रपति निर्देश देंगे वो सारा काम उसके हिसाब से करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब सारी पावर राज्यपाल के पास आ जाती है तो हुई उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ। इनडायरेक्ट में, वैसे तो राष्ट्रपति के पास हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356 के तहत, तब राज्यपाल के पास सारी पावर आ जाती है, क्योंकि उस समय विधानसभा विघटित हो जाती है। समझ आई बात? तो इसी तरह हम इनकी आपातकालीन शक्तियों को मिलाते हैं कि इनके पास ये शक्ति है, क्योंकि उस समय शासन का संचालन राज्यपाल द्वारा कराया जाता है। ठीक है, वैसे इनके पास आपातकाल लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाता है तो उसे संभालने की शक्ति इनके पास है, इसीलिए आपातकालीन शक्तियों को गिना जाता है। समझ में आई बात? समझ में आई? कितनी शक्तियाँ हो गई? कार्यपालिका शक्तियाँ यानी किसी की नियुक्ति से संबंधित, विधायी शक्तियाँ विधि निर्माण से संबंधित, वित्तीय शक्तियाँ यानी वित्त से संबंधित शक्तियाँ होंगी। फिर उसके बाद न्यायिक शक्तियाँ, जब वो क्षमादान करेंगे, ठीक है, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद पर नियुक्ति करेंगे, शपथ दिलाएंगे, तो किसकी कौन क्या होगी, उनकी न्यायिक शक्ति होगी। फिर इसके बाद अध्यादेश, टेम्परेरी कानून होता है, ठीक है, इसको लाने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। फिर आपातकालीन मैंने आपको समझा दिया। अध्यादेश लाने की शक्ति आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास होती है, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास होती है, और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास होती है। समझ में आई बात? एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इतनी शक्तियाँ इनके पास होती हैं। अगर आपसे अलग से पूछे कि आपातकालीन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, राज्य कार्यपालिका वित्तीय शक्ति कौन सी होती हैं, आप समराइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप रिटिन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एमए का दे रहे हैं, बीए का दे रहे हैं, या कोई मेंस भी लिख रहे हैं, तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करेंगे। ये मार्क्स गेनिंग भी होता है और इससे आपका टाइम भी बचता है, और आपको पॉइंट्स याद रहते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट पेपर में इंक्लूड करने हैं। तो फ्लो चार्ट ज़रूर से बनाना है, ये आपकी कॉपी को दूसरों से अलग करता है। समझ में आया? फ्लो चार्ट बना के करना है और एक एक पॉइंट। अब आप पीडीएफ से इसको, ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, अब इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। ये कौन कौन सी शक्तियाँ कार्यपालिका शक्तियों में आती हैं, कौन कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुरूप कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, कार्यकारी, विधायी राष्ट्रपति के अनुरूप प्राप्त होंगी, लेकिन राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान कूटनीतिक मैंने आपको बताई थी, राष्ट्रपति के पास कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक पावर होती है। जितने भी इंडिया के डिप्लोमेट्स अन्य देशों में नियुक्त किए जाते हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए उनके पास डिप्लोमेटिक या कूटनीतिक पावर होती है। इसके साथ साथ सैन्य, राष्ट्रपति सेना के तीनों, जल, थल और वायु तीनों सेना के संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रधान होते हैं, राज्यपाल ऐसा नहीं होते, क्योंकि यहाँ भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत के सैन्य के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति, इसीलिए उनके पास सैन्य शक्ति होती है। देन आता है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन मैंने आपको बताया आर्टिकल 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और फिर इसके बाद वित्तीय आपातकाल। इन तीनों को लाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। हालांकि वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लाते हैं, लेकिन पावर किसके पास है? अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये तीनों पावर उनके पास नहीं होती हैं। ठीक है, आपातकालीन पावर इनडायरेक्ट होती है, वो मैंने आपको समझा दिया कैसे होती है। इसके बाद ये फ्लो चार्ट नीट एंड क्लीन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये इंक्लूड करना ही है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, अब इसको एक एक को अच्छे से ध्यान से समझते हैं। कार्यकारी शक्ति, मैंने आपको बताया राज्य सरकार सभी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्य के कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, इसलिए वो औपचारिक प्रधान होते हैं। ठीक है, औपचारिक प्रधान होते हैं। ये कौन सी शक्ति है? उनकी कार्यकारी शक्ति है। इसके संबंध में नियम बना सकते हैं। किसके संबंध में? ठीक है, मंत्रिपरिषद के संबंध में नियम बना सकते हैं। नियम बनाने का काम वास्तविक तौर पर किसका है? मंत्रिपरिषद का, लेकिन अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा? राज्यपाल, इसीलिए उनके नाम से नियम बनाए जाते हैं। समझ में आई बात सिर्फ यहाँ पर इतनी है कि उनको नियम बनाने की शक्ति है, उनके नाम से नियम बनाए जाएंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करियो, हर कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क करियो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है वो उनके औपचारिक प्रधान होते हैं, इसीलिए उनके पास कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। फिर उसके बाद नेताओं की, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
ठीक है। सीएम यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये भी उनकी कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। सरकार के कार्य के लेन देन, अधिकारिता, सुविधाजनक के कार्य के मंत्रियों के आवंटन हेतु नियम बना सकते हैं, ये भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन आखिर में राज्यपाल से साइन कराएंगे, इसलिए राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। ध्यान रखना है, कभी कभार ऐसा एग्जाम में पूछ लेता है, निम्नलिखित में से राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कौन सी हैं या विधायी शक्तियाँ कौन सी हैं, तो आपको अलग अलग कैटेगराइज होनी चाहिए। थोड़ा सा एक हिंट आप ये ध्यान रखना, जब भी नियुक्ति से संबंधित विषय आएगा तो वो उनकी कार्यकारी शक्ति होगी, चाहे सीएम की नियुक्ति करें, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करें, और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल, दोनों की जो नियुक्ति से संबंधित शक्तियाँ होंगी वो उनकी कार्यकारी शक्ति होंगी, ठीक है। यहाँ पर इतनी ही बात कही गई। महाधिवक्ता की नियुक्ति उनकी कार्यकारी शक्ति है। फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उनके द्वारा की जाएगी, तो ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। इसके साथ वह राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उनको पद से कौन हटा सकता है? केवल राष्ट्रपति, ठीक है। उनको हटाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का, लेकिन नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते। कौन? किसी भी स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष। समझ में आई बात? इसके बाद वह मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों में विधायी प्रस्ताव पारित। देखो, मैंने आपको आर्टिकल बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मैंने आपको केंद्र के बारे में, संघ के बारे में पढ़ा, ऐसे ही राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 78 बताया था। 78 में मैंने क्या बताया था कि प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि संसद में यानी उसके मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, कौन सी नीतियां बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी सूचना किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 78 में। इसी तरह आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 सेम मुख्यमंत्री पर लागू होता है कि उनकी मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है वो राज्यपाल को इससे सूचित करेंगे। ये शक्ति किस में आती है? आर्टिकल 167 में, और ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। किसकी? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति है कि उन्हें पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है। ऐसी 78 के तहत ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि संसद में, लोकसभा में क्या चल रहा है, राष्ट्रपति को उससे सूचित करें, या राष्ट्रपति जो भी सूचना उनसे मांगते हैं ये उनको दें, ठीक है। ये उनकी कार्यकारी शक्ति है। प्रशासनिक मामलों की, चाहे उसमें प्रशासनिक मामले आ जाए, विधायी मामले आ जाए, कोई भी मामले आ जाए, वो सूचित करेंगे, ये उनकी कार्यकारी शक्ति है, ठीक है। सेम यही यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, किस राज्य की आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन दो आधारों पर लाया जाता है, या तो राष्ट्रपति को स्वयं यह आभास हो कि राज्य की मशीनरी ठप हो गई है, यानी जो राज्य है उसकी विधानसभा संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो वो अपने अनुसार उसको चलाने के लिए, यानी संविधान के अनुसार चलाने के लिए राष्ट्रपति शासन लाते हैं। एक तो हो गया उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया, उन्हें स्वयं आभास हुआ कि ये सरकार, ये विधानसभा संवैधानिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। दूसरा होता है कि राज्यपाल भी सिफारिश कर सकते हैं। राज्यपाल सिफारिश कर सकते हैं राष्ट्रपति को कि हमारी जो विधानसभा है संविधान का उल्लंघन कर रही है, या संविधान के नियमानुसार कार्य नहीं कर रही है, या केंद्र ने जो उसको कहा है, जो केंद्र ने उसको गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। तो राज्यपाल की एक कार्यकारी शक्ति है कि वो संवैधानिक आपातकाल लगाने के लिए राष्ट्रपति को सूचित कर सकते हैं या सिफारिश कर सकते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकते हैं, और राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान उनकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है। कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार हो जाता है, क्योंकि विधानसभा भंग हो जाती है, उनके पास सारे पावर आ जाती है कि वो राज्य को किस प्रकार से संचालित करें, ठीक है। तो ये उनकी कार्यकारी शक्ति है, क्या कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश करना। समझ में आई बात? फिर इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य के राज्यपाल, वहाँ की जो यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, उसके चांसलर होते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल
पति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं यानी चांसलर होते हैं, वह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की नियुक्ति करते हैं। खुद चांसलर वो होते हैं और वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, चांसलर वो खुद होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उनकी कार्यकारी शक्तियाँ जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, ये है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, बाकी सब नियुक्ति से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आता है विधायी यानी विधि बनाने से संबंधित। राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी तरह राज्यपाल भी किसके? विधानसभा का अभिन्न अंग है। देखो हर राज्य में तो विधान परिषद नहीं है, ठीक है। जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा और राज्यपाल मिलकर क्या बनाते हैं? विधानसभा पूरी बनाते हैं, ठीक है। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वह विधानमंडल और राज्यपाल होते हैं। तो ये अभिन्न अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होते हैं संसद के, ठीक है। ऐसे राज्यपाल विधानसभा के अभिन्न अंग होते हैं, क्योंकि जो भी विधानसभा में जो भी विधेयक बनेगा वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपना अंतिम अनुमोदन ना दे दें, ठीक है। अंग होता है और इसी नाते उनकी निम्नलिखित विभाग, सशक्त या कार्य होते हैं। वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करते हैं, ठीक है। सत्र को बुलाना, आहूत का मतलब होता है सत्र को बुलाना, सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र को खत्म कर देना, यानी सत्र पूरा हो जाना, ठीक है। जब भी सत्र शुरू होता है तो राज्यपाल शुरू करते हैं, जब सत्र खत्म होता है, ठीक है, जब अपना अपना काम पूरा हो जाता है, सत्र खत्म होता है तो वो राज्यपाल के भाषण के साथ खत्म होता है। विघटित करने का मतलब होता है बीच में उसको भंग कर देना, ठीक है। सत्रावसान में का मतलब है ये पूरा हो गया है, ठीक है, फिर वो वापस कहेंगे कि अब आपका काम पूरा हो गया, आप जाइए। लेकिन विघटित का मतलब क्या होता है? जब सत्र चल रहा है और उससे बीच में भंग कर दिया जाए, विघटित कर दिया जाए, ठीक है। तो ये काम किसका है? राज्यपाल का है, और ये क्या है? उनकी विधायी शक्ति है। देन आता है विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात, यानी जब भी, जैसे कि राष्ट्रपति जब भी लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद इसका संबोधन करते हैं, संसद का संबोधन करते हैं, नई सरकार के जितने भी प्रस्ताव हैं, कार्य हैं, वो संसद के समक्ष रखते हैं। इसी तरह सेम पैटर्न पर काम कौन करते हैं? राज्यपाल। प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में जब चुनाव आएगा तब भाषण देंगे, उसको विशेष अभिभाषण कहते हैं, ठीक है। और प्रति वर्ष जब सत्र शुरू करेंगे उसको भाषण कहते हैं, वो देंगे। तो वो किसका कार्य है? राज्यपाल का कार्य है, और ये उनकी विधायी शक्ति है। फिर उसके बाद होता है कोई विधेयक विचाराधीन है, उसके मामले पे संदेश भेजना कि विचाराधीन है, इसको जल्दी पास कीजिए या मत कीजिए, जो भी बात है, ठीक है। किसी भी विधेयक के विचाराधीन होने पर उस पर संदेश भेजना। जब विधानसभा और विधान अध्यक्ष का पद खाली हो तो उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। वह विधान परिषद के कुल सदस्यों के 6ठे भाग, देखो ध्यान रखना है, जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करते हैं, 12 लोगों की नियुक्ति करते हैं, किससे? कला, विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है। इसी तरह ये भी जहाँ विधान परिषद है वहाँ के कुल सदस्य जितने भी हैं उसके 6ठे भाग को वो नामित करते हैं। किस लिए? साहित्य से, विज्ञान से, कला से, सहकारिता, आंदोलन या समाज सेवा, ठीक है। जो 4 क्राइटेरिया राष्ट्रपति के लिए वो ही राज्यपाल के लिए। तो ये क्या है? इनकी विधायी शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ ले कि राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति उनकी कौन सी शक्ति है? तो विधायी शक्ति है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आपसे नहीं पूछेगा। फिर दूसरा है वह राज्य विधानसभाओं के लिए अगला भारतीयों, तो खैर विधानसभा के सदस्यों की निहितार्थता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श करना, ठीक है। कोई सदस्य विधानसभा के लिए योग्य है या नहीं है, इस पे चुनाव के बाद, ठीक है, निर्वाचन आयोग से विमर्श करना। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजने पर, देखो विधि बनाने से संबंधित विधायी शक्तियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक राज्यपाल के पास गया, मैंने आपको बताया कोई भी विधेयक कानून कब बनेगा? जब राज्यपाल उसके ऊपर अंतिम स्वीकृति दे देंगे। तो ये स्वीकृति देना ना देना, उसे अपने पास रखना, ये राष्ट्रपति को भेज देना, ये उनकी विधायी शक्ति है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब उनके पास कोई विधेयक जाता है तो वैसे स्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है, विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृति के लिए रोक सकते हैं, ठीक है, वीटो का यूज़ कर सकते हैं। या विधेयक को यदि धन विधेयक ना हो, धन विधेयक क्योंकि उनकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है इसलिए उनको स्वीकृति देनी होती है, ना तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ना ही वो अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ना हो तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। अगर धन विधेयक नहीं है, ध्यान से पढ़ना है, धन विधेयक नहीं है तो विचार के लिए भेज सकते हैं, और जब वो उसको बिना परिवर्तन के लिए
बिना परिवर्तन के दोबारा भेजती है तो उनको स्वीकृति देना अनिवार्य होता है। सेम ऐसे जैसे राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसमें महत्वपूर्ण विषय है, यानी महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय है, तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रख सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के विचार के लिए रखे जा सकते हैं? पहला तो ऐसा विषय जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित हो, ठीक है। पहला तो ऐसा विषय जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित हो, ठीक है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय यानी कि देखो, यानी उसके न्यायिक क्षेत्र से बाहर आ रहा है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित है यानी वो न्यायिक क्षेत्र में चला गया, ठीक है, न्यायालय का विषय है। अगर कोई ऐसा विषय है जो उच्चतम न्यायालय, जिसमें उच्चतम न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक। इसके अलावा कौन कौन से विधेयक ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं? कौन कौन से? संविधान के उपबंध के विरुद्ध कोई विधानसभा विधेयक बना दे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, ठीक है। फिर इसके बाद देश के व्यापारिक हित के विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो इनसे संबंधित कोई भी विषय का विधेयक है तो उसे राज्यपाल संरक्षित कर लेते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति की अनुमति के लिए। देखो सेम अभी मैंने आपको बताया, जब विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा कर सकते हैं। अध्यादेश की घोषणा करना उनकी विधायी शक्ति है, क्योंकि अध्यादेश क्या है? एक टेम्परेरी कानून है। कानून का मतलब होता है विधि, टेम्परेरी कानून है, विधि है, इसीलिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति उनकी विधायी शक्ति है, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य के वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग, नियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, कैसे कौन किस किस की रिपोर्ट्स? राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक, राष्ट्रपति के बारे में बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट है, ठीक है, उन्होंने लेखा जोखा दिया है, तो ऐसे राष्ट्रपति उसको, ये अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति संसद के दोनों अध्यक्ष को और सभापति को देंगे। ऐसे ही राज्यपाल को ये रिपोर्ट देते हैं और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? विधान सभा में उनके अध्यक्ष को, और किस राज्य में विधान परिषद भी है तो उसके सभापति को देंगे। फिर उसके बाद वो दोनों अपने अपने सदन में लोगों के सामने रखते हैं, यानी विधायकों के सामने रखेंगे। तो ये रिपोर्ट को रखना क्या है? उनकी विधायी शक्ति है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है वित्तीय शक्तियाँ, यानी जो वित्त से संबंधित होंगी। वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट को बोलते हैं। बजट विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाएगा। वह सुनिश्चित करते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण, विधानमंडल नहीं, विधानसभा के सामने रखा जाता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद धन विधेयक को राज्यसभा में उनकी, विधानसभा की उनकी पूर्व अनुमति सहमति के बाद प्रस्तुत किया जाता है। मैंने आपको बताया धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ये उनकी वित्तीय शक्ति है, क्योंकि धन विधेयक किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, इसीलिए ये उनकी वित्तीय शक्ति है। बिना उनकी सहमति के किसी तरह का अनुदान नहीं मांगा जा सकता। फिर किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए वो राज्यों की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं। पंचायतों के लिए मैंने आपको बताया अभी 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करना उनकी वित्तीय शक्ति है, ठीक है। वित्तीय शक्ति समझ में आए? 5 पॉइंट हैं, बहुत ईजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां यानी जो न्याय से संबंधित होंगी। पहली आती है क्षमादान, ठीक है। क्षमादान की शक्ति जैसे राष्ट्रपति के पास है, ऐसी इनके पास है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और कार्य इस प्रकार हैं। राज्य के राज्यपाल उसके विषय से संबंधित, यानी राज्य के राज्यपाल जो राज्य के विषय से संबंधित विधि हैं उनका किसी व्यक्ति ने उल्लंघन किया है तो उसका क्षमादान कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि वो विधि का उल्लंघन जिस व्यक्ति ने किया है वो विधि किससे संबंधित होनी चाहिए? राज्य सूची के विषय से संबंधित होनी चाहिए, समवर्ती सूची के विषय पर संबंधित होनी चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार क्षेत्र किसके पास आता है? राज्यपाल के पास आता है, ठीक है। जिस विधेयक पर राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है, यानी जिस पर विधानसभा का विधि बना सकती है, उसका उल्लंघन किया है तो उसके लिए क्षमादान राज्यपाल कर सकते हैं। अब 2-3 यहाँ पर आप टर्म समझ लीजिए।
इसके बाद किसी विधि के विरुद्ध अपराध किया है, मैंने आपको बता दिया। अब किसी व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा कर सकते हैं। क्षमा का मतलब है किसी व्यक्ति ने किसी विधि का उल्लंघन किया, उसकी सज़ा को पूर्णतः समाप्त कर देना। लेकिन राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति मृत्युदंड के लिए नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को किसी विधि के उल्लंघन के लिए मृत्युदंड दिया है तो उसके लिए ये माफ़ नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। इसकी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए माफ़ कर सकते हैं, चाहे वो राज्य सूची का विषय का उल्लंघन किया हो, संघ सूची का या समवर्ती सूची का। अगर किसी भी सूची के विषय पर उसे मृत्युदंड मिला है तो उसको माफ़ करने या क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन अगर अन्य सज़ा है तो उसके लिए माफ़ कर सकते हैं। क्षमा का मतलब होता है पूर्णतः सज़ा को ख़त्म करना। फिर इसके बाद होता है प्रतिविलंबन। प्रविलंबन, प्रतिविलंबन भी बोलते हैं इसको। प्रविलंबन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है, उसके मृत्युदंड को कुछ टाइम पीरियड के लिए रोक देना, विलंब कर देना, तो ये क्या कहलाता है? प्रविलंबन। फिर उसके बाद ये विराम है, विराम, माँ है माँ, विराम। विराम का मतलब है अगर किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, किसी अपराधी की हेल्थ ठीक नहीं है तो उसकी सज़ा को थोड़ी देर के लिए विराम कर दिया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाएगी तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक, जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद उसकी सज़ा मिलेगी। तो उस टाइम पीरियड के लिए विराम लगा दिया उसकी सज़ा पर, तो उसे क्या बोलेंगे? विराम। परिहार का मतलब होता है कि किसी सज़ा की प्रकृति सेम रहेगी, टाइम को घटा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा हुई, ठीक है, उसकी सज़ा को 5 साल कर दिया जाएगा, 5 साल का कारावास कर दिया जाएगा। ठीक है, 10 साल का कारावास हुआ, उसको 5 साल का कारावास कर दिया, रहा तो कारावास ही, यानी प्रकृति सेम रही, उसके टाइम को घटा दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? परिहार। फिर उसके बाद आता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है प्रकृति को बदल देना, प्रकृति को बदल देना। जैसे किसी को फांसी की सज़ा हुई है तो उसको क्या? आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रकृति बदल दी, टाइम पीरियड उतना ही रहता है। समझ में आया? तो न्यायिक शक्ति इनका क्षमा, प्रविलंबन, विराम, परिहार और लघुकरण। ठीक है, ये राष्ट्रपति वाले लेक्चर में मैंने आपको डिटेलिंग में पढ़ाया और इसको अलग से यहाँ पर भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अगर आपके समझ में आया होगा। फिर उसके बाद राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से विचार विमर्श करते हैं, तो ये उनकी न्यायिक शक्ति है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में। फिर उसके बाद वे राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जो डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं और प्रोन्नति यानी प्रमोशन करते हैं, तो ये उनकी न्यायिक शक्ति, यानी न्यायालय से संबंधित उनकी न्यायिक शक्ति होगी, क्षमादान से संबंधित उनकी न्यायिक शक्ति होगी। इतनी कहने की बात है। फिर उसके बाद आर्टिकल 161 मैंने आपको बता दिया, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ। फिर उसके बाद आर्टिकल 162 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेंगे, यानी कि राज्य की कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी। उसकी शक्ति का विस्तार, कौन सी शक्ति कहाँ तक है, ये इसका विस्तार कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। तो इस तरह हमारे जो राज्यपाल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब एग्जाम में जो आपसे पैटर्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपसे आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, पद किसमें है, नियुक्ति किसमें है, कार्यकाल किसमें है, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा दिया। इस लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से पावर्स बताई हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बहुत ध्यान से डीपली भी नहीं जाने तो आपको आइडिया होना चाहिए, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, ठीक है, उसका आइडिया होना चाहिए कि 7 तरह की उनके पास शक्तियाँ होती हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। जैसे मैंने शुरू में आपको ओवरव्यू दिया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया एक एक शक्ति के बारे में, आप एक एक शक्ति और एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर इसके बाद आता है एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा कंपैरेटिव। ठीक है, एग्ज़ाम में आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, कंपैरेटिव पूछा जाता है कि राज्यपाल के पास ये शक्ति है, राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, राज्यपाल धन विधेयक के संबंध में ये कर सकते हैं, राष्ट्रपति ये कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो राज्यपाल और राष्ट्रपति के कंपैरिजन पे बनाई जाए। इसके बाद मैं आपको राज्यपाल और राष्ट्रपति में कंपैरिजन बताऊंगी कि किस किस शक्ति पर, जैसे अध्यादेश राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों ला सकते हैं, विधि के संबंध में उनकी क्या क्या शक्ति हैं, ठीक है, वीटो में उनकी क्या क्या पावर, दोनों का कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन आप ये नोट ज़रूर बना लेना, जो मैं शुरू में बनाती हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से बना लीजिए और समझ में भी आते होंगे। ठीक है, और उसके बाद ये नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर पूरा नहीं पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है, तो आपको आइडिया ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है, कभी आपसे मार्किंग वाले क्वेश्चन हो जाएं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हर उसका कॉन्सेप्ट का। इसके साथ हमारा लेक्चर हो गया ये वाला पूरा। अब अगले लेक्चर में हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति। नोट्स ज़रूर बना लेना, नोट्स लास्ट के रिवीजन में बहुत काम आते हैं। थैंक यू सो मच।